बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत महकमा खजाना का अहम इजलास हुआ है। सिंध भर के ट्रेजरी निज़ाम को बेहतर करने का फैसला हुआ है। निगरान वज़ीर आला सूबे में पेंशन रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाने का भी हुक्म दिया। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए, निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत यहाँ पर महकमा खजाने का अहम इजलास हुआ है। इसमें तमाम आला हुकाम शरीक थे। इजलास में वज़ीर आला सिंध को एक पूरी ब्रीफिंग दी गई है सिंध के बारे में, जिसमें बताया गया है कि पेंशन के कुल अखराजात जो है ना वो करंट रेवेन्यू के तकरीबन 14% है। वज़ीर आला सिंध का इस बारे में कहना था कि सूबे में माली वसाइल में जो बेज़ाब्तियाँ हैं उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और पेंशन के हवाले से जो गोश्त मुलाजमीन हैं सूबा सिंध के जो ज़िला तमाम सिंध के जो अजला के ट्रेजरी दफातर हैं उनकी बहुत सारी शिकायत हैं, उन तमाम को ठीक करने का जो है वज़ीर आला सिंध ने अहकाम दिए हैं, जिस पे फैसला ये हुआ है कि सूबा सिंध में जितने ट्रेजरी के दफातर हैं उनको असर नौ उनका एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। और वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि ट्रेजरी में पेंशन देने में जो ताख़ीर होती है या पेंशन में जो फ्रॉड होते हैं, महकमा खजाना कुछ ऐसा सिस्टम करे कि जो पेंशनर्स हैं उनके साथ फ्रॉड ना हो, और जो गोश्त मुलाजमीन है, गोश्त पेंशनर्स हैं, उनको भी अगर रकम जारी होती है तो उसको रोका जाए। तो ये बहुत सारे तवील एक इजलास फैसले हुए हैं और वज़ीर आला सिंध ने सख्त अहकाम दिए हैं, खास तौर पे पेंशनर्स के हवाले से। आजिज़, ये बताइएगा कि जिस तरह अगर हम माजी में देखें तो पेंशन के हवाले से पहले भी बहुत फैसले करने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज होते हैं कि फिर इस चीज़ को रोक दिया जाता है। कोई हिदायत तो जारी की हैं जस्टिस साहब ने, कोई वो भी की हैं, उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी हैं कि इस तरह किया जाए या उस तरह किया जाए? जी हाँ, निगरान वज़ीर आला का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर जो हैं तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर महकमा खजाना के अफसरान यानी ट्रेजरी अफसरान के साथ मिलकर अजला में जो है एक खुली कचहरियाँ करें, और इन खुली कचहरियों के ज़रिए बाकायदा ऐलान किया जाए ताकि जो पेंशन के केसेस हैं उनको वहाँ जाकर वेरीफाई किया जाए। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि चूँकि ये शिकायत आम है कि ट्रेजरी दफातर में पेंशन में ताख़ीर की जाती है, एक तरीका यही है कि अजला में जाकर खुली कचहरियाँ की जाएं और उसमें डिप्टी कमिश्नर और जो ज़िले ट्रेजरी अफसर है वो भी शरीक हो। अगर उसके अलावा भी केसेस हल नहीं होते तो फिर वज़ीर आला को खुद एक्शन लेना होगा। उसने कहा है कि फिर मैं सूबाई सतह पे एक्शन लूँगा अगर अजला में ये मामला दुरुस्त ना हुआ तो। आजिज़, ये भी बताइएगा, अगर हम आपसे पूछें, आपको एक अरसा हुआ है सहाफ़त में, इस तरह के फ़ैसले जो हैं पहले भी लिए जाते रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये फ़ैसला जो अब निगरान वज़ीर आला साहब ने लिया है ये देर पा होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सिंध के डिस्ट्रिक्ट जो खजाने के अफसरान हैं जिनको ट्रेजरी अफसर कहा जाता है, हर जिले में एक दफ्तर मौजूद होता है, उसमें करप्शन का मामला बहस बहुत है, बहुत शिकायत हैं। साबिका हुकूमत ने भी बहुत सारे एक्शन लिए और बहुत सारे ट्रेजरी अफसरान के केसेस नेब में भी चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं साबिका हुकूमतों के। तो ये मामला तो बहरहाल चल रहा है सिंध में बड़े अरसे से, लेकिन क्योंकि ये निगरान हुकूमत है, गैर सियासी हुकूमत है और इसका खुद कंसर्न है, सीएम जो निगरान सीएम है वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, तो उनको ज़्यादा अवामी मसाइल का अतराज भी है। इसी वजह से ये आज का इजलास लाया था और उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि जो पेंशनर जो इस आखिरी अपने उम्र के आखिरी हिस्से में बड़ा भटक रहे होते हैं अपने पेंशन के लिए, उनके केसेस बरसों तक चल रहे होते हैं, उसको किसी भी तरह से हल किया जाए। तो आज के इजलास के बाद ये एक उम्मीद तो जागी है कि अगर निगरान हुकूमत ट्रेजरी अफसरान खासतौर पर करप्शन को रोकने के लिए अगर अहकाम करती है तो कहीं किसी हद तक जो रिटायर्ड मुलाजमीन है उनके लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आजिज़, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रिटायर्ड बल्दियाती मुलाजमीन की पेंशन की अदायगियां ना हो सकी, सिंध हुकूमत ने मामला हल करने के लिए कमेटी कायम कर दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात मंजूर अली शेख सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, रिटायर्ड बल्दियाती मुलाजमीन की पेंशन की अदायगियां नहीं हो सकी हैं। बात करने के लिए आज़ाद नोहरियों हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा, कमेटी बनाई गई है?
जी बिल्कुल, आवामी हुकूमत के साथ निगरान हुकूमत भी के जो बल्दियाती काउंसिल के रिटायर्ड मुलाजमीन है उनकी पेंशन की वाजिबात की अदायगी का मामला हल करने में नाकाम हो चुकी है। इस हवाले से अदालत के हुक्म के बाद भी जो है निगरान सरकार इनके वाजिबात की अदायगी न कर सकी, जिसके बाद इस वक्त निगरान हुकूमत ने इस मामले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात मंजूर शेख की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। इस कमेटी में सेक्रेटरी अमलदरामंद शहाब कमर, सेक्रेटरी खजाना कासिम हुसैन जतोई शामिल है। ये कमेटी इन मुलाजमीन की पेंशन की वाजिबात है उनकी अदायगी का मामला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के हवाले से हिकमत अमली बनाएगी। इसके साथ साथ एक मनसूबाबंदी करेगी ताकि मामला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो सके, जिसके बाद ये जो कमेटी की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के तहत जो है जो मामला अदालत में पेश करेगी। अदालत ने जो इस वक्त ये मामला जेर समाअत है, जिसके बाद सिंध हुकूमत को इसका सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से भी सिंध हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है ताकि मामला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो। जो अवामी हुकूमत मसला हल न कर सकी वो मसला इस वक्त भी निगरान सरकार के लिए दर्द बन चुका है और मामला हल करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। कराची में रोजाना 300 से 350 अफराद आशोब चश्म की बीमारी में मुब्तला होने लगे हैं। माहिर अमराज चश्म के मुताबिक आशोब चश्म के दौरान आंखों का सुर्ख होना, गंदा पानी आना और पलकों का सूज जाना अलामात में शामिल हैं। एक से दूसरे को छूने से ये मर्ज तेज़ी से मुंतकिल हो रहा है। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त डॉक्टर अजहर हयात के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बिल्कुल, कराची शहर के अंदर आशोब चशम जो है वो वबाई सूरत इख्तियार कर चुकी है। सूरत हाल ऐसी है कि हर चौथा पाँचवा शख्स जो है वो आँखों की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि आपने एहतियात ज़रूर करना है क्योंकि ये जो बीमारी है ये छूने से जो है वो ज़्यादा लगती है। इस हवाले से मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हों या गैर सरकारी अस्पताल, वहाँ पर आँखों से मुतासरा जो मरीज़ हैं, बीमारी से मुतासरा जो मरीज़ हैं, उनकी एक बड़ी तादाद लाई जा रही है। मैं इस वक्त एक निजी अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ, मेरे साथ डॉक्टर अजहर हयात मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, इसकी अलामात क्या क्या हो सकती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस हवाले से बताइए। ये जो कंजक्टिवाइटिस डिजीज़ है, इसके अंदर लोगों की आँखों के अंदर एलर्जी डेवलप होती है, इरिटेशन होती है, इचिंग होती है। तो कंजक्टिवाइटिस जो है ये हर साल ये पेनिट्रेट होती है और ये डिज़ीज़ जो है जब आदमी आँख को रब करता है अपनी और उसके बाद फिर किसी दूसरे से मिलता है, उसको हाथ लगाता है, इस तरह फैलती है ये डिज़ीज़। ये इससे नहीं है कि भाई आपने अगर किसी को हुआ हुआ कंजक्टिवाइटिस तो उसको देख लिया तो आपको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये खुद ब खुद शुरू होती है और उसका जो वायरल डिजीज़ का टाइम होता है वो 7 दिन 14 दिन इतने दिन तक रहती है। इसके अंदर हम जो ट्रीट करते हैं वो हम एलर्जी को ट्रीट करते हैं और इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। इसकी वजह से किसी को कोई ईचिंग ना हो बहुत ज़्यादा, उसके लिए हम उसको एंटी एलर्जिक पर रखते हैं। उसको कोई इन्फेक्शन बढ़ ना जाए तो एंटीबायोटिक देते हैं, इससे ट्रीट करते हैं और ट्रीटेबल है, ठीक हो जाता है इससे। वैसा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि तकरीबन 3, 5 या 7 दिन तक ये बीमारी रहती है। इसके अलावा आपने बताया कि छूने से होती है। इस दौरान जो अर्के गुलाब अमूमन लोग घरों पे इस्तेमाल करते हैं, ये मुफीद रहता है या डॉक्टर कहते हैं कि इससे इज्तनाब किया जाए? नहीं, अर्के गुलाब का इसमें कोई रोल नहीं है। इसके अंदर जो है मतलब क्लोनो एक जो केमिकल है फ्लॉक्सिन जैसा एंटीबायोटिक है उसका रोल है, इसमें स्टेरॉइड का रोल है। जैसे ऑप्टीडेक्स के नाम से ड्रॉप आ रहा है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त फ़ायदेमंद है। तो ऐसे ड्रॉप यूज़ करना चाहिए जो डॉक्टर एडवाइस करे आपको, अर्के गुलाब के अलावा। डॉक्टर साहब का कहना है कि अपने तौर पे आपने खुद कोई भी इस हवाले से ड्रॉप नहीं लेना, बल्कि किसी मुस्तनद डॉक्टर से आप रिव्यू करें, उससे मशवरा करने के बाद करें। लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि हम सरकारी अस्पतालों का जिक्र करें या फिर गैर सरकारी अस्पतालों का जिक्र करें, आशोब चशम से मुतासरा जो मरीज़ हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर मौजूद है। और तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि इससे बचने का वाहिद हल यही है कि आप एहतियात करें, एक से दूसरे को ना छुएँ और सफाई का लाजमी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर महकमा सिटी वार्डन ने दोहरे कंटीजेंसी प्लान पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर महकमा सिटी वार्डन फ़ाल हो गया है और कंटीजेंसी प्लान रेन एमरजेंसी के हवाले से और रबी अव्वल के हवाले से जो है वो मुरतब करके उस पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज खान महकमा सिटी वार्डन के, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, रेन एमरजेंसी का क्या प्लान मुरतब किया गया है, किस तरह फैसिलेट करेंगे आवाम को? रिजवान साहब, आपको मालूम है हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी मेयर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब की खुसूसी हिदायत पर कराची में 40 से ज़ायद जो है रेन एमरजेंसी पॉइंट ऑन किए जा रहे हैं सिटी वार्डन की जानिब से। राजा रुस्तम साहब की
खुसूसी हिदायत पे तकरीबन 400 से ज़ायद सिटी वार्डन इस टाइम जो है रेन इमरजेंसी में अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, जिसमें ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखना और जो ट्रैफिक के दौरान बारिश में पानी जमा हो जाता है और लोग फंस जाते हैं, ट्रैफिक में गाड़ियां बंद हो जाती हैं, उनको उनकी मंजिल मस्तूक तक पहुंचाना और उनको धक्का लगा के आगे तक पहुंचाना, उनकी हेल्प करना, हर किस्म के काम जो है सिटी वार्डन इंशाल्लाह हमेशा की तरह इस दफ़ा भी अंजाम देगा। अच्छा, रबी अव्वल के हवाले से भी कंटीजेंसी प्लान जो है वो मुरतब किया गया है, वो किस तरह वर्किंग करेगा, किस तरह जो है वो आशिकाने रसूल को आप जो है वो फैसिलिटेट करेंगे? जी बिल्कुल रिजवान साहब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है और इस कंटीजेंसी प्लान का इफ्तिताह जो है सिटी वार्डन ने आज से 10 दिन पहले जो दावत इस्लामी की जानिब से औरंगी टाउन में आमद रबीउल अव्वल के मौके की मुनासबत से जो इज्तिमा मुनक़िद किया गया था उसमें अपने फ़राइज़ अंजाम देके सिटी वार्डन इसका इफ्तिताह कर चुकी है। और इसके बावजूद रबीउल अव्वल के महीने में तकरीबन 24 आवर मरकज़ दावत इस्लामी फैज़ान मदीना पे 24 आवर जो है सिटी वार्डन अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। उसके अलावा 15 से ज़ायद मुतबादिल रास्तों पे सिटी वार्डन अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, क्योंकि शहर में जुलूसों की भरमार होगी और जगह जगह जुलूस बरामद हो रहे होंगे, तो ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए 15 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर सिटी वार्डन ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखेगा इंशाअल्लाह। कितने ये एहलकार आपने जो है रबी अव्वल का जो कंटीजेंसी प्लान है उसमें तैनात किए हैं सिटी वार्डन? सर तकरीबन 200 से ज़ायद सिटी वार्डन जो है दोनों शिफ्टों में रबीउल अव्वल की मुनासबत से अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि रेन इमरजेंसी और रबी अव्वल के जो कंटीजेंसी प्लान है महकमा सिटी वार्डन के, उस पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया है और इनका जो बुनियादी मकसद है इन कंटीजेंसी प्लान का वो शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना है। शुक्रिया रिजवान अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब शहर कायद में मलेरिया फिर सर उठाने लगा है। कराची से मलेरिया के 33 केस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में गुज़िश्ता 20 रोज़ में 59,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि डेंगू के साथ साथ मलेरिया भी सर उठा रहा है। शहर कायद में दोनों मच्छर जो हैं वो एक्टिव हैं, बेकाबू हो गए हैं। शहर कायद में मलेरिया फिर सर उठा रहा है। कराची से मलेरिया के 33 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में गुज़श्ता 20 दिनों के दौरान 59,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि रवा साल मलेरिया से अब तक 2 अमवात भी शहर कायद में रिपोर्ट हो चुकी हैं। आपको बताते चलें कि कराची डेंगू और मलेरिया के निशाने पर है। कराची से मलेरिया के 33 केसेस रिपोर्ट हो चुके। सिंध में गुज़श्ता 20 रोज़ के दौरान 59,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो गए हैं, जबकि रवा साल मलेरिया से 2 अमवात भी रिपोर्ट हो चुकी हैं। राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेंगे। राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध में मलेरिया बेकाबू हो चुका है। 4,340 नए केसेस जो है वो सामने आ गए हैं। कराची से मलेरिया के 33, शहीद बेनज़ीराबाद से 163 और मीरखाल डिवीजन से 757, लड़काना से 1,370 से 1,194, जबकि हैदराबाद से 1,893 मलेरिया के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में गुज़िश्ता 20 रोज़ में 59,000 से ज़्यादा मलेरिया की जो है वो केस रिपोर्ट हुए हैं। मलेरिया के बायस इन साल 2 अमवात ताहाल रिपोर्ट हुई हैं। सिंध में रवा साल 3,60,000 से ज़्यादा मलेरिया के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है राबेल, आप हमें अपडेट करेंगे। यूटिलिटी स्टोर से चीनी, आटा या घी खरीदना है तो इसके साथ कुछ और अशिया भी खरीदना होंगी। यूटिलिटी स्टोर हुकाम की इस शर्त ने शहरियों के लिए बुनियादी अशिया की खरीदारी को मुश्किल बना दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। महंगाई के इस दौर में शहरियों की जो माशी मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल अगर हम बात करें यूटिलिटी स्टोर्स की, तो यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सब्सिडाइज अशिया हैं जिसमें चीनी है, घी है, आटा है, इसकी ख़रीदारी भी अब शहरियों के लिए मुश्किल बन चुकी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामी के आने से ये शर्त है कि अगर चीनी ख़रीदना है, घी ख़रीदना है या फिर आटा ख़रीदना है तो उसके साथ साथ दीगर चीज़ें भी ख़रीदनी होंगी। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, जानते हैं इस शर्त के हवाले से आप क्या कहेंगे। अगर कोई आटा ख़रीदने के लिए आता है, चीनी खरीदने के लिए आता है तो उसकी ख़रीदारी के साथ साथ दीगर चीज़ें भी ख़रीदना लाजमी, क्या कहेंगे, समझ से कितनी मुश्किलात हुआ? सबसे पहले बात ये कि पहले तो चीज़ें मिलती नहीं हैं और जब मिलती है तो फिर भी करना मजबूरन लेना पड़ता है हम लोगों को, क्या करें, मजबूरी हमारी। हाँ जी, तो ये इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि कितनी मुश्किलात बढ़ जाती हैं जब दीगर चीज़ें भी ख़रीदने को आपको मजबूर किया जाता है कि भाई चीनी के साथ साथ आपको दीगर चीज़ें भी जो कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है उसको भी ख़रीदना पड़ता है, तो कितनी परेशानी होती है? परेशानी बहुत होती है, कोई थोड़ी नहीं, काफ़ी परेशानी होती है। हाँ, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, मतलब कि आपको बता रहा हूँ कि इतनी गुंजाइश होती नहीं हमारी और वो बोलते हैं कि ख़रीद लो, तो क्या करें, ख़रीदनी पड़ेगी मजबूरन, क्योंकि वही चीज़ तो सस्ती मिलेगी, दूसरी फिर वही हिसाब है हम लोग को महंगी भी पड़ती है, ठीक है ना। तो आपका क्या मुतालबा है, क्या होना चाहिए?
हमारा मुतालबा ये गवर्नमेंट को चाहिए कि हर चीज़ सस्ती करें। सबसे पहले बात है कि गरीबों के ऊपर बोझ पड़ रहा है इस चीज़ का। हर चीज़ सस्ती करेंगे तो सबसे पहली बात है कि चलो हर बंदे को, गरीब को मतलब कि अमीर आदमी सब कुछ कर सकता है, 1 किलो 1000 रुपये की चीज़ वो खरीद सकता है, लेकिन गरीब तो नहीं खरीद सकता ना। ये थे शहरी, जिनका कहना है कि जब दीगर ज़रूरी ज़िंदगी की अशिया की ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आते हैं, जो कि अहम बुनियादी ज़रूरी ज़िंदगी की अशिया है, इसके साथ साथ वो अशिया ख़रीदनी पड़ती है जिनकी ज़रूरत नहीं होती, तो इसकी वजह से इनकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर इस शर्त को ख़त्म किया जाए और यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को रिलीफ देने के लिए इक़दाम किया जाए। इफ्तिखार हमें अपडेट कर। और नाजरीन, शहर में महंगाई का राज बरकरार है। दालें, चावल और चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चीनी 150, सेला चावल 340 और मार्च की दाल 500 रुपए तक पहुंच गई है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। जी काविश। शहर गायद में महंगाई का राज बरकरार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजनास की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार में, और यहाँ पर अशिया खुरनोश की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। चीनी की बात कर ली जाए, दालों या चावल की बात कर ली जाए, हर किस्म की जो अशिया वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। उनकी कीमत चीनी जो है वो इस वक्त 150 रुपये की सतह पर बरकरार है। इम्कान ज़ाहिर किया जाए तो मजीद कमी होगी, लेकिन इस वक्त मार्केट में कमी नहीं हो पाई है। इसके साथ साथ अगर दालों और चावल की बात कर ली जाए तो उसकी कीमतें भी इस वक्त ज़्यादा है, जिसकी वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना। अगर सिर्फ टोटा चावल की बात कर ली जाए जो 60 से 65 रुपये किलो में एक साल कबल जो है वो दस्तियाब था, लेकिन आज जो है वो ये 180 से 200 रुपये किलो तक में फ़रोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ रही हैं? कोई रिलीफ की उम्मीद नज़र आ रही है? रिलीफ की उम्मीद तो कोई नज़र नहीं आती। जब रिलीफ जब होगा, जब जैसे चीनी पे छापे पड़े थे ना, ऐसे फौज अभी इसके ऊपर भी छापे लगाए। चावल भी बहुत पड़ा हुआ है लोगों के पास, लेकिन क्या निकालना नहीं है। बाकी ऐसे कुछ भी नहीं होगा, ऐसे तो आवाम मरती रहेगी। 350 का पेट्रोल अभी ले ही रहे ना। जब 150 रुपये खड़ी हो जाती आवाम तो अच्छा होता। अब 350 रुपये खड़ी थी, अभी भी नहीं खड़ी हो रही, अब भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं तो मार्केट में फ़र्क आ रहा है सेल्स में? ज़ाहिरी बात है सेल में फ़र्क आएगा। जो चीज़ लोग 10 किलो लेके जाते थे वो अभी 3 किलो 2 किलो लेके जाके गुजारा करेंगे। ये टोटा चावल है, ये मुर्गी कबूतर और खाते हैं, ये इंसान अभी खा रहे हैं भाई। 180 रुपये 200 रुपये। बिल्कुल, देखिए बासमती या सेला चावल की बात कर लिया, उनकी कीमतें तो आसमान से बातें करें। यही वजह है कि जो लोग हैं वो फिर सेला टोटा चावल जो इस वक्त 180 से 200 रुपये में भी ज़्यादा कीमत है, लेकिन मजबूरन लोग सबसे ज़्यादा सस्ता चावल होने की वजह से ये चावल अब इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो दुकानदार हैं वो ये कहते हैं कि जिस तरह से हुकूमत ने क्रैकडाउन किया था चीनी स्मगलर्स के खिलाफ, इसी तरह दीगर सेक्टर में भी जहाँ काली बहरें मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की घरों से कचरा उठाने वाली मोटर बाइक्स KMC वर्कशॉप में खराब खड़ी हैं, जिसके बायस कचरा कलेक्शन की कार्रवाई मुतासर हो रही है। मजीद जानेंगे जुनैद जावेद से। बताइएगा। देखिए जी, ज़िला जुनूबी में 180 गाड़ियां मंगवाई गई थी। ये मोटर बाइक्स थी जो कि घर घर कचरे की जो है उठाने का काम कर रही थी। इन तमाम बाइक्स में से तकरीबन इस वक्त 20 बाइक्स ऐसी हैं जिनकी हालत जो है वो अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो ग्राउंड कर दी गई है। मेरे पीछे आपको कैमरा में दिखाएंगे कि किसी का इंजन गायब है, किसी के टायर गायब है, किसी का सस्पेंशन गायब है, किसी का पीछे का डाला गायब है। तो बहुत बुरी सूरत हाल में यहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तकरीबन 20 के करीब ये मोटरसाइकिल्स हैं जिन पे गलियों में जो, क्योंकि ज़िला जुनूबी के अंदर ओल्ड सिटी एरिया है पूरा, तो इस पूरे एरिया के अंदर जो है हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तंग गलियां हैं, लियारी जैसी गलियां हैं, चाकीवाड़ा जैसी गलियां हैं। तो वहाँ पर गाड़ियों का, बड़ी गाड़ियों का जो है दाखिल होना इंतहाई नामुमकिन होता है, जिसकी मद्देनज़र रखते हुए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने चाइनीज़ कंपनी से दरख्वास्त कर ये गाड़ियाँ मंगवाई थी। टोटल गाड़ियों की तादाद जो है 180 थी। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इंचार्ज सलाउद्दीन साहब। सलाउद्दीन साहब, ये गाड़ियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में, तो क्या वजह है नहीं रिपेयर हो पा रही, मेंटेनेंस नहीं हो पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गाड़ियाँ इधर खड़ी ही इस वजह से हैं कि इनकी मेंटेनेंस और उनकी रिपेयरिंग का काम किया जा सके। मेरे बैकग्राउंड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि गाड़ियों की फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए ऑटो इलेक्ट्रीशियन, ऑटो मैकेनिक और वेल्डर्स वगैरह सारे डेंटर पेंटर मौजूद हैं। और ये छोटे तबके का काम है, बिल्कुल 3 व्हीलर ये गाड़ियाँ हैं।
180 हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ है, जिसके अंदर जो है वो 80 गाड़ियाँ हमारी लियारी जोन के अंदर काम करती हैं और तकरीबन जो है वो 90 गाड़ियाँ जो हैं हमारी तकरीबन 95 के करीब सदर जोन के अंदर काम करती हैं। ये गाड़ियाँ डोर टू डोर कलेक्शन के अंदर हम यूज़ करते हैं और इस वक्त भी जो है तकरीबन ये 20 गाड़ियाँ हैं जो एक्सीडेंट रूट्स के ऊपर गाड़ियाँ निकलती हैं, तो छोटे छोटे माइनर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। कुछ गाड़ियों के अंदर जो है वो टूट फूट का मसला भी आता है क्योंकि लगेज ये लिफ्ट करती हैं गाड़ियाँ, तो मेंटेनेंस का काम कंटिन्यू हमारे पास जो है हमने पूरा सिस्टम लगाया हुआ है जो कि आब व ताब से चल रहा है और मॉनिटरिंग सॉलिड वेस्ट सीके के ऊपर लाजमी रखता है। बिल्कुल, ये जो गाड़ियाँ खड़ी आप देख रहे हैं इनके ऊपर इस वक्त जो है वो मेंटेनेंस भी की जा रही है। ये दावा किया जा रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इंचार्ज की जानिब से। ताहम ये 20 गाड़ियाँ हैं जो कि इस वक्त जो है वो यहाँ पर KMC के वर्कशॉप में खड़ी हुई हैं। जी ठीक है जुनैद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। अदालत ने पुलिस हुकाम से लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत का लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक संजीदा इक़दाम करने का हुक्म। मजीद बात करेंगे, सैयद नुमान गुल हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, अपडेट कीजिएगा। या बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक समाअत है, जिसमें अदालत ने पुलिस हुकाम से लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट जो है वो तलब कर दी है। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक संजीदा इक़दाम करने का भी हुक्म जारी किया है। जस्टिस रहमतुल्लाह फलफूटो ने रिमार्क की कि अदालत लापता अफराद के अहल-ए-खाना के लिए आखिरी तजवीज़ है, फर्जी रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा, लापता अफराद का सुराग लगाया जाए। अदालत ने पुलिस हुकाम को जो है वो नोटिस अहकामात जो है वो जारी किए हैं, जबकि अदालत का यूनुस खान, अब्दुल्ला, इबादुल हसन, ताज हुसैन और मोहम्मद आरिफ समेत दीगर लापता अफराद से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया है। अदालत का आइंदा समाअत पर ताज़ा GIT रिपोर्ट और सूबाई टास्क फोर्स की रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक मईशत नमू माली साल 2024 में मामूली तौर पर 1.9% तक बहाल हो जाएगी, जो गुज़िश्ता माली साल के दौरान 0.3% रही थी। महंगाई माली साल 2023 में 29.2% से माली साल 2024 में 25% तक कम आने की तवक्को है। ADB के मुताबिक पाकिस्तान में तवानाई के नरखों में तेज़ी से इजाफा और रुपए की मुसलसल कमज़ोरी अफरात ज़र के दबाव को बुलंद रखेगी। तवानाई के शोबे और सरकारी इदारों में इस्लाहात पर तेज़ रफ्तार पेशरफ्त इक़्तिसादी तरक्की की बहाली के लिए कलीदी हैसियत रखती है। हुकूमत को समाजी और तरक्याती अखराजात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है कि माली साल 2024 में पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने के इम्कानात हैं। इंतखाबात होने से सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। कारोबारी हवाले से ही एक और खबर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार आज भी सुस्त रवि का शिकार है। 100 इंडेक्स में 70 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 45,990 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अयाज राना से। जी अयाज। बिल्कुल, जैसे आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज़ है, मुसलसल हम तीसरे दिन भी देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक सुस्त रवि छाई हुई है। कारोबारी हजरात जो हैं वो इस वक्त सरमाया लगाने को तैयार नहीं है। जहां हमने देखा कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी भी आ चुकी है, डॉलर का रेट भी नीचे है, लेकिन इस वक्त एतमाद बहाल क्यों नहीं हो पा रहा मार्केट के अंदर। वो जो वॉल्यूम्स, जो कि शेयर्स की ख़रीदारी का जो वॉल्यूम बनता है वो अभी तक बहुत ज़्यादा स्लो है। उसको जानने के लिए इसमें साबिक डायरेक्टर PSX जो हैं मौजूद हैं। अमीन भाई, क्या वजूहत हैं, क्या वजूहत बन पा रही हैं, क्यों एतमाद आप लोगों का बहाल नहीं कर पा रहे कि वो इसके अंदर स्टॉक में मार्केट में शेयर्स की ख़रीदारी को तेज़ किया जा सके? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी आई वो तो स्टेबल आई, लेकिन जिस तरह से ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं तो आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ेंगे। जब इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ेंगे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। तो यही वजह है कि इन्वेस्टर थोड़ा सा साइडलाइन हुआ रुका हुआ। जबकि अगर आप देखें रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं और वैल्यूएशंस तो बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये कि जैसे डॉलर भी है, आपका पता नहीं है कि किस लेवल पे आके रुकेगा, अभी तो नीचे जा रहा है। और प्लस जिसने अगर इन्फ्लोज भेजने हैं बाहर से पैसे, वो इतने अभी नहीं आ रहे, लेकिन आगे आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर होंगी। और SIFC में कोई जैसे इन्फ्लोज था कि वो
वो मटेरियलाइज अगर हो जाते हैं तो एक सेंटिमेंट और बेहतर हो जाएगा। प्लस इलेक्शन की डेट है वो अगर आ जाती है तो उस पर मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर होता है पॉलिटिकल भी देख रहा होता है कि आगे सिनेरियो क्या है, जबकि ओवरऑल सिचुएशन तो बहुत अच्छी है। जैसे कि अमीन यूसुफ साहब का भी यही कहना है कि इस वक्त निगरान हुकूमत की जाने से इकदाम तो बहुत अच्छे हैं। जहाँ डॉलर की कीमत को नीचे लाया गया है, वहाँ अभी गोल्ड के ऊपर भी कोई ऐसा रेट सामने नहीं आया है। जहाँ लोगों ने गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किया था उनको बड़ी हिट लगी है। लोग इस वजह से भी एक इबाम है, लोग डरे हुए हैं कि कहीं अभी तक कोई गैर यकीनी सूरत हाल है कि करेंसी कहाँ जाके रुकेगी, गोल्ड का रेट कहाँ रुकेगा। स्टॉक मार्केट पे इस वक्त भी लोगों का एतमाद बहाल नहीं हो सका। आने वाले दिनों में देखते हैं कि मार्केट अब किस तरीके से परफॉर्म करती है, हमें नजर आती है। जी, चेयरमैन कॉटन जर्नल्स फोरम का कहना है कि पंजाब के बेशतर कॉटन जोन्स में बारिशों के बायस कपास की फसल पर सफ़ेद मक्खी का हमला काफ़ी कम होकर रह गया है। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी के बावजूद रुई की कीमतें 29,500 रुपये फी मन तक मुस्तहकम देखी जा रही हैं। चेयरमैन कॉटन जर्नल्स फोरम एहसानुल हक ने कहा कि दर्जा हरारत में कमी से भी सफ़ेद मक्खी कपास की फसल पर बहुत कम देखी जा रही है। रवा साल कपास की पैदावार मुख्तस हदफ के 1,27,00,000 बेल्स के बजाय 90 लाख बेल्स तक महदूद रहने का खदशा है, जिसकी बुनियादी वजह पंजाब में कपास की काश्त सरकारी आदादोशुमार के मुकाबले में काफ़ी कम रकबे पर होने की इत्तलात हैं। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की कराची से हिरासत में लिए जाने के बाद गुमशुदगी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई है। अदालत का पुलिस को उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म, मुकदमा दर्ज करके 3 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया। बात करेंगे, नुमान गुल हमासत मौजूद हैं। नुमान, अपडेट कीजिएगा। क्या बिल्कुल सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की कराची से हिरासत में लिए जाने के बाद गुमशुदगी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने जो है वो पुलिस को उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। अदालत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करके 3 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। SHO का कहना था कि उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त गुजार ने पुलिस से रुजू ही नहीं किया है, जबकि हम दरख्वास्त गुजार के वकील का ये कहना था कि हमने पहले ही दिन उस्मान डार की गुमशुदगी से मुताल्लिक दरख्वास्त जमा करा दी थी। दरख्वास्त गुजार चाहे तो सरकारी वकील के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का कहना था कि 164 के तहत जो है पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं, और जिस पर जो है वो सरकारी वकील ने भी ये कहा था कि उस्मान डार पुलिस की तहवील में नहीं है। बज़ाहिर जो है वो अदालत ने पुलिस को जो है वो रिपोर्ट मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म जारी कर दिया है उस्मान डार की गुमशुदगी के हवाले से। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खेल के मैदान से खबर है, शहर कायद में वाक़ औरंगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 15 बरस बाद भी मुकम्मल नहीं हो सका है। उधोरा क्रिकेट ग्राउंड और जिम्नेजियम सिंध हुकूमत की तवज्जो का मुंतजर है। नशई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खिड़की, दरवाजे और 4 दीवारी का सरिया निकाल कर ले गए हैं। मजीद बताएंगे जावेद इकबाल। औरंगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 11:30 में मौजूद है। अब नाम का सिर्फ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है कि जहाँ पे खिलाड़ियों की बड़ी तादाद मौजूद, सैकड़ों की तादाद यहाँ पे खिलाड़ी हैं। 15 टीमें इस वक्त इस मैदान में खेल रही हैं, लेकिन मुश्किलात बहुत है, मिट्टी धूल है हर जगह, और ग्राउंड में जो ग्रिल लगाई गई थी वो भी अब हीरोइंची निकाल के ले गए हैं। सरिया यहाँ बिक चुका है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम अधूरा पड़ा हुआ है और कई सालों से अधूरा पड़ा हुआ है, तो कुछ 10 साल से ज़्यादा होगी जब यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने, जो उस वक्त के सूबाई वजीर खेल थे, उन्होंने यहाँ पे काम का आगाज़ कराया था, लेकिन उसके बाद उनके इंतकाल के बाद से अब यहाँ कोई काम नहीं हुआ। हम नौजवानों से बात करते हैं, कितनी मुश्किलात है यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स का काम रुका हुआ है? सर ये काफ़ी मुश्किलात से हम खेल पाते हैं। आप देख लें, क्रिकेट के एक ही पिच पड़ा हुआ है, इसके उसी में हम खेल रहे होते हैं। लोग पतंग भी उड़ा रहे हैं इसी में, और घास वगैरह भी देख लें, पैर शूज़ वगैरह जो पहनते हैं वो सारे गंदे हो जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता हमारे को। जो क्या आप कितनी मुश्किलात यहाँ पे सामना कर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इधर मिट्टी इतनी बहुत है, आप बॉलिंग नहीं करा सकते, आप इधर खेल नहीं सकते। ऊपर से इतनी तादाद होती है कि आप अगर खेल भी रहे हो तो आपस में टकरा के गिर जाते हो, इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इधर हमारे ऊपर भी काम करे, थोड़े ग्राउंड के ऊपर भी काम करे कि हम अच्छे तरीके से खेलें, क्योंकि हम ही आगे जाके, हमारा फ्यूचर है आगे जाके क्रिकेट में। क्या कहोगे, कितनी मुश्किलात का सामना यहाँ पे? ग्राउंड का जो काम है वो अधूरा पड़ा हुआ है। बिल्कुल मुश्किलात तो हैं यहाँ पे, बिल्कुल है, और ग्राउंड को प्रिपेयर करना चाहिए उस हिसाब से, ताकि हम क्रिकेट का जो काम अधूरा पड़ा हुआ है, ये काफ़ी सारी चीज़ें
बिल्कुल पिच में ही मसला है। पिच भी रिपेयर के लायक है, इसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अच्छी क्रिकेट खेल सकें यहाँ पर, और ये भी अहले इलाका है वो अच्छी से अच्छी क्रिकेट हम खेल सकें। सुना आपने कि यहाँ के नौजवान बहुत परेशान हैं और उनका मुतालबा है कि हुकूमत जो इस ग्राउंड की हालत दुरुस्त करे, यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, अधूरा काम उसे पूरा किया जाए और जो बुनियादी सहूलतें तालीम सेहत के बाद खेलों की उससे भी फराम की जाए ताकि नौजवान सेहतमंद सरगर्मी में हिस्सा लें और मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सके। जी बहुत शुक्रिया जावेद, आपने हमें अपडेट किया है। 7वीं ओलंपिक गेम्स में आज हुआ बैडमिंटन का मुकाबला। सिटी स्कूल गुलशन कैंपस और अल्फा कॉलेज के दरमियान टीम इवेंट गर्ल्स मैच खेला गया। मजीद बात करेंगे मोहम्मद हमाद से। जी बताइएगा। अजी देखिए, नेशनल कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट ओलंपिक गेम्स बैडमिंटन के मुकाबलों में जो है आज जो गर्ल्स का मुकाबला टीम इवेंट का जो है दो सिटी स्कूल गुलशन कैंपस ने विन कर लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं वो खिलाड़ी जिन्होंने ये बैडमिंटन का जो टीम इवेंट है विन किया है। उनसे पहले बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कैसा लगा आज का ये इवेंट, और टीम इवेंट में आप लोगों ने पहली पोजीशन हासिल की है, क्या एक्सपीरियंस आप लोगों ने यहाँ पर हासिल किया और आगे के क्या गोल? मेरा नाम समलीना अहमद है और मैं गुलशन कैंपस सी से हूँ। ये इवेंट बहुत अच्छा था, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि एक्सपोजर होता है, बच्चे सोशलाइज करते हैं और मैं चाहती हूँ कि जब मैं ए लेवल्स में जाऊँ, यूनिवर्सिटी में जाऊँ तो वहाँ पे भी मैं खेलूँ और इंशाल्लाह मेरा गोल है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी इंटरनेशनल। काफ़ी खुश लग रही हैं आज का ये टीम इवेंट जीतकर। हमारे साथ इनकी जो पार्टनर थी हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कैसा लगा यहाँ पर आके, कितना इन्जॉयमेंट किया? स्टूडेंट ओलंपिक्स जो कि हर साल होता है, 7वां ये ओलंपिक गेम्स कराए जा रहे हैं जो कि मकबूल आराई करा रहे हैं, तो इंतजामात कैसे लगे? माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था और मतलब बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी। हमारे स्कूल वालों ने ये ऑर्गेनाइज़ करा और हम लोग को मतलब स्कॉलरशिप के लिए ये मौका दिया। हम अगर ये एकेडमिक के लिए हमारे कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा काम आएंगे सर्टिफिकेट्स वगैरह, और माशाल्लाह से हम जीते भी हैं, तो बहुत अच्छा था सब कुछ। जश्न वशन का सोचा है स्कूल जाके मनाना है? जी इंशाल्लाह बहुत कुछ करना है। काफ़ी दोनों जो पार्टनर हैं ये काफ़ी खुश और इनका ये कहना है कि बड़ा ही ज़बरदस्त ये इवेंट था और इसमें हमने बहुत इंजॉयमेंट किया है और जो है स्कूल जाके जो है फिर इसकी जो जीत की जो सेलिब्रेशन है वो भी करेंगे। अपडेट करने के लिए। और कराची में चुप ताज़िए के जुलूस का ट्रैफिक रूट प्लान जारी कर दिया। 25 सितंबर को चुप ताज़िए का जुलूस 2 मकामात से निकाला जाएगा। जुलूस की निगरानी और ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाली गाड़ियों को सिक्योरिटी पास जारी किए जाएँ। इस बारे में बात करेंगे शाज़ेब हुसैन से। बताइएगा शाज़ेब। शहर कायद में 8 रबीउल अव्वल 25 सितंबर को चुप ताज़ियती जुलूस निकाला जाएगा। चुप ताज़ियती जुलूस शहर के 2 मुख्तलिफ मुकामात से निकाले जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने जो है इस हवाले से ट्रैफिक रूट प्लान जारी किया है जिसमें के मुताबिक सुबह फजर की नमाज के बाद नश्तर रोड से चुप ताज़ियती जुलूस बरामद होगा, नश्तर पार्क आएगा और नश्तर पार्क से होते हुए अपने रिवायती रास्ते जो उनको मुख्तस किए गए हैं जिसमें एम जिना रोड पर, उसके बाद जिस तरीके से देखा जाता है कि इम्प्रेस मार्केट, फिर इम्प्रेस मार्केट से वापसी जो है वो पीरीडी स्ट्रीट आते हैं और फिर उसके बाद वापसी पाकिस्तान जो बताया जाता है कि रेडियो पाकिस्तान वाले रोड पर आते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से होते हुए बुल्टन मार्केट और बुल्टन मार्केट से हुसैनियान ईरानियान इमाम बारगाह जो कि खारा दर में वाक़ है, वहाँ पर जाकर जो है इख्तिताम पजीर होगा। जबकि दूसरा चुप ताज़ियती जुलूस रिजविया सोसाइटी से जो है बरामद होगा जो कि बाद नमाज ज़ोहरीन जो है निकाला जाएगा। इस हवाले से बताया गया है कि जो रिजविया सोसाइटी नाज़माबाद से जो जुलूस निकलेगा वो पहले गुरु मंदिर आएगा, फिर गुरु मंदिर से होता है गार्डन, फिर गार्डन से मार्टन रोड पे जो वाक़ शाह नजफ़ इमाम बारगाह है वहाँ पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। ये जो 2 मुख्तलिफ रूट हैं, इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इन मुकामात पर जो है सिक्योरिटी के सख्त फ़राइज़ सर अंजाम दिए जाएंगे। इन रूट पर जो है चुप ताज़ियती जुलूस के जब निकाला जाएगा उस दौरान ट्रैफिक की रवानी जो है मुअत्तल रहेगी और जो इलाके के दाखिली और ख़ारजी रास्ते उनको सील कर दिया जाएगा। जबकि साथ साथ ये भी बताया गया है कि जुलूस की गुज़रगाहों पर जो गाड़ियाँ जो है इस्तेमाल की जाएगी उनके लिए खुसूसी सिक्योरिटी पास जो है जारी किया जाएगा, जिसके लिए DIG ऑफिस से ये DIG ट्रैफिक के ऑफिस से ये खुसूसी पास बनाए जाएंगे। 24 सितंबर से पहले ये जो है पास जारी किए जाएंगे जो रजिस्टर करवाएगा और सिर्फ उन्हीं को उनकी वहाँ पर जो पुलिस की गाड़ियाँ इस्तेमाल होंगी, एम्बुलेंसेस इस्तेमाल होंगी और इसी तरीके से मुंतज़मीन की जो गाड़ियाँ होती हैं वो जो है इस्तेमाल की जाएंगी उस जुलूस में। तो वो जो है अपना सिक्योरिटी पास जो है बनवाएंगे DIG ट्रैफिक के दफ्तर से और फिर उसके बाद जो है वो जो है जुलूस के अंदर अपनी एंट्री करवा सकेंगी। ताहम पुलिस की जानिब से भी जो है सिक्योरिटी प्लान जो है बनाया जा रहा है और इस हवाले से
जल्द जो है आवाम को इस हवाले से आगाह कर दिया बहुत जाएगा। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर कायद में बादल बरसने को तैयार हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश होगी। आपको बताएं कि मलीर और मुल्हिका इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। कायदाबाद, लांढी, कोरंगी और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। बात कर लेते हैं आयमा खान से। आयमा, बताइएगा मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कई रोज से शहर कायद का मौसम जो है वो खासा गर्म था, जिसके बाद आज हम देख रहे हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की भी पेशन गोई की गई थी, जिसके बाद जो है वो कराची के कुछ इलाकों में, मशरकी इलाके से मलीर, सादी टाउन वगैरह के इलाकों में गुज़िश्ता 2 दिन से हल्की बारिश का सिलसिला भी जो है वो जारी था, जबकि दीगर इलाकों में मौसम जो था वो गर्म था। गर्मी की शिद्दत में जो है वो खासा इजाफा हम देख रहे थे, लेकिन आज जो है वो मौसम अचानक से मौसम ने करवट बदली है और बादल जो है वो शहर कायद में बरस गए हैं। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में लांडी, कोरंगी, आई चंडीगढ़ रोड, किमाड़ी, माड़ीपुर के तराफ में भी जो है वो हल्की बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला जो है वो देखने में आ रहा है। इसके साथ ही साथ औरंगी टाउन, शाहराह फैसल, तुरजानी टाउन में भी जो है वो बादल जो है वो बरस गए हैं और बारिश का सिलसिला जो है वो वक्त से जारी है। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि 18 से लेकर 21 सितंबर तक शहर कायद में बादल बरस सकते हैं और इस वक्त भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। जी ठीक है आयमा, आप हमें अपडेट कर रही थी। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात की जानिब से TEDx तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। अहवाल बताएंगी अक्सा शाहिद। आज मैं जामा सिंध मदरसतुल इस्लाम में मौजूद हूँ, जहाँ तलबा और तालिबात की जानिब से स्टूडेंट एक्टिविटीज़ के लिए TEDx का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। TEDx के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। मुर्तज़ा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि TEDx का मतलब क्या होता है और इसको ऑर्गेनाइज करने का क्या मकसद है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। टेड मतलब टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट एंड डिज़ाइन। टेड एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो डिफरेंट लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर काम करता है। उनकी पर्सनालिटीज़, उन्होंने कैसे ज़ीरो से शुरू किया और बेसिकली इनका जो मोटो है वो है आइडियाज़ वर्थ स्प्रेडिंग। तो आइडियाज़ ने दुनिया में कैसे तब्दीली लाई है, ये इनके ऊपर काम करते हैं। उसके बाद इन्होंने एक्स, जो TEDx है, वो पूरी दुनिया में इन्होंने इंटरनेशनली लाइसेंस दिए हुए हैं कि आप जाएं अपने मुल्कों में, अपने शहरों में, आप ऐसे इवेंट्स करवाएं और आप अपने एरियाज़ की अनटोल्ड स्टोरीज हमारे सामने लेकर आएँ। अच्छा सर, ये भी बताएं कि साथ में हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं गेम्स के भी, और यहाँ पोस्टर भी हमने देखा, काफ़ी सारे स्पीकर्स हैं। तो ये किस किस तरीके से प्रोग्राम होने वाले हैं? जी, हमारा प्रोग्राम 2 हिस्सों में है। एक तो हमारा ऑडिटोरियम में टॉक्स चल रही हैं, उसमें डिफरेंट स्पीकर्स अपनी ज़िंदगी की जर्नी बता रहे हैं। दूसरा जो आउटसाइड हमारा चल रहा है, उसमें हमारे रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो तलबा हैं वो नौकरियों की तरफ जाएँ, उनको यहाँ पर बुला कर नौकरियाँ दें। मुख्तलिफ गेम्स हैं ताकि वो पार्टिसिपेंट रहें, टेक्नोलॉजी का उनको पता चले। तो उसके अलावा फूड स्टॉल्स हैं, गेम्स हैं, बाकी चीज़ें। आज की सबसे बड़ी शख्सियत कौन होने वाला है? अब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। कुछ लोग अली ज़रीन साहब को कह सकते हैं, कुछ लोग यूसुफ बशीर कुरैशी साहब को कह सकते हैं, तो कुछ लोग डॉक्टर फराह ईसा, सिकंदर बजेंजो, सारे खुद एक बहुत बड़े नाम है। आपने सुना कि इनका कहना है कि TEDx का जो मतलब है वो ये है कि जो लोग बिल्कुल रूट लेवल से अपनी सक्सेस का आगाज करते हैं, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, उन स्पीकर्स को यहाँ पे बुलाया गया है। साथ ही देखने में आ रहा है कि म्यूजिकल शो, मुशायरा और गेम्स भी यहाँ पे रखे गए हैं स्टूडेंट को इंगेज करने के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए। इसी तरह जो है ये पूरा जो सिलसिला है पूरा दिन चलता रहेगा और स्टूडेंट्स जो है वो हमें यहाँ पे काफ़ी तादाद में देखने में भी आ रहे हैं। जी।